हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर जरूर पढ़ते होंगे और आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती होगी, क्लास पसंद आती होगी, कंटेंट समझ में आता होगा। और क्लास की पूरा अच्छे से कंटेंट को समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। मुझे थोड़े दिन पहले ही किसी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम हमारा कल एग्जाम है और हम आज इस वीडियो को 2x पर देख रहे हैं। तो 2x पे देखना अच्छी बात है लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से आप लोग देखा करो। क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को समझना है। चैप्टर की वीडियो देखिए, फिर आप वहां पे क्वेश्चन देखो, तो चैप्टर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आंसर आसानी से लिख दोगे। ठीक है, तो बिना किसी रुकावट के हम लोग हमारी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8। एनसीईआरटी का करिकुलम है ये। क्लास 8 का चैप्टर है ये, पार्ट 5। क्लास 8 में वसंत भाग 3 टेक्स्ट बुक का नाम है, एनसीईआरटी करिकुलम है ये। और पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। तो क्लास को देखो, ये थी पहले चिट्ठियां, आज तो हमें पता नहीं है ना। तो ये था इसको बोलते थे इनलैंड लेटर। ठीक है, इनलैंड लेटर। हिंदी में इसको अंतर्देशीय पत्र कहा जाता था। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है इनलैंड लेटर कार्ड। और इसको यहाँ पे बोलते थे, तो यहाँ पर हम लिखते थे जिसको हम अपना ये लेटर लिख रहे हैं। समझो कि मेरे कोई रिलेटिव्स हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका एड्रेस रहेगा। यहाँ पे रहता था रिसीवर्स एड्रेस और यहाँ पे रहता था सेंडर्स एड्रेस। अब सोचोगे आप लोग कि मैम यही लिख देते थे तो हम लोग लेटर कहाँ लिखते थे। तो लेटर ये आपका बाहरी हिस्सा है। इसको जब आप टर्न करते हो, ये पूरे पेज को, ये वाले पूरे पेज को, यहाँ से जो यहाँ तक इसको आप टर्न करते थे तो वहां पर आप लिखते थे। वो पूरा ब्लैंक रहता है ऐसा। ठीक है, ऐसा पूरा ही वो पीछे ब्लैंक रहता है। इसके जो एक्चुअली मुझे आप लोगों के लिए वैसा लगाना चाहिए था। तो जो आप लोग ये वाला कंटेंट देख रहे हो, ऐसा ही पीछे पूरा ब्लैंक रहता है, यहाँ से यहाँ तक और इधर से। ठीक है, यहाँ तक पूरा पीछे ब्लैंक रहता है और ये थोड़ा सा और स्पेस दिया जाता है कि अगर आपको कुछ अपना और कंटेंट उसमें, अगर आपको और भी लेटर का कुछ लिखना है लेटर में, तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाता है, तो आप उसमें भेजते थे। फिर ये वाला जो आप लोग देख रहे हो इस लेटर में, आपको ये 3 कोने दिए हुए हैं, है ना। थोड़े से आपको ये लग रहे होंगे अजीब से कि ये क्या है। तो ये 3 कोने दिए जाते थे कि इसको हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फोल्ड करते थे, सेकंड फोल्ड हम यहाँ करते थे, फिर ये यहाँ पर आ जाता था। तो हमको लेटर को यहाँ से भी चिपकाते थे, इस पेज से यहाँ से भी चिपकाते थे और यहाँ से भी इसको हम चिपका देते थे। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर। इसको हम बोलते थे इन लैंड लेटर इंग्लिश में। और हिंदी में बोलते थे अंतरदेशीय, मतलब इंडिया के ही अंदर जो लेटर को भेजा जाता था उसको हम बोलते थे इनलैंड लेटर, अंतरदेशीय। ठीक है, तो ये था, एक तो ये था। ये होता था पोस्ट कार्ड, जिसमें आप यहाँ पर जिसे भेज रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पर आप अपना लिख देते थे। और इधर और पीछे, पीछे का ही एक पार्ट होता था जहां पर नहीं, देखो ये आपका सामने का पार्ट है। ठीक है, ये इतना ही बड़ा होता है। यहाँ पर आप जिससे लेटर भेज रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस, और यहाँ पर आपका सेंडर्स एड्रेस, यहाँ रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। और ये देखो ये पोस्ट कार्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, स्टैम्प। ठीक है, स्टैम्प लगाया हुआ है। तो ये स्टैम्प, और यहाँ पर आप ये इसका पोस्ट कार्ड का बैक साइड है, इसके पीछे का हिस्सा है ये। तो यहाँ पर आप अपना लेटर लिखते थे और आप भेजते थे। ये था टेलीग्राम।
ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता था। तो टेलीग्राम क्या होता था, जब किसी को बहुत जल्दी मैसेज पहुंचाना, जैसे कि गांव में कोई रहता है और वो बीमार है, शहर में कोई है जो बीमार है, आप किसी को गांव से शहर में बुलाना चाहते हो या शहर से गांव में किसी को बुलाना चाहते हो, तब और एकदम इमरजेंसी में बुलाना चाहते हो, तब आप टेलीग्राम भेजते थे। टेलीग्राम जब भेजते थे ना, तो इसमें जितने वर्ड्स लिखे जाते हैं कि जितने अल्फाबेट हैं, ये बहुत कॉस्टली होता था। ये अल्फाबेट के हर एक अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट हैं, 50 हैं तो उसका कॉस्ट अलग होता था। 25 अल्फाबेट में अगर आपने अपने मैसेज को लिखा है तो उसके कॉस्ट अलग होते थे। तो शॉर्ट में लोग लिखते थे, जैसे ये तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन लोग शॉर्ट में लिखते थे कि ग्रैंड फादर अनवेल या फिर ग्रैंडफादर सीरियस कम सून। तो उनके पैसे भी कम लगते थे और मैसेज भी जल्दी पहुंच मिल जाता था, और विद इन अ डे और 2 डेज में मैसेज मिल जाता था, फिर वो लोग आ जाते थे। ये सारे जो लेटर थे, पोस्ट कार्ड हो गया या फिर आपका इनलैंड लेटर हो गया अंतरदेशीय, इसको पहुंचने में समय लगता था। ठीक है, तो ये सारे सोर्स थे भेजने के लिए। आजकल तो आप लोग के क्या क्या सोर्स हैं, ईमेल है, विद इन अ सेकेंड ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी आप मैसेज पहुंचा सकते हो। लेकिन ये सारी सुविधा ना इंडिया के लिए ही थे, बाहर के लिए नहीं थे। ईमेल होता था, दूसरा अभी जो होता है, अभी आपका फैक्स है, मोबाइल है, मोबाइल पर भी देखो आप कॉल कर दो, या फिर आपका व्हाट्सएप है। अब तो कम्युनिकेशन सोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, सारे साइट्स ले लो, ये सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर है ना। तो आप कहीं से भी किसी को भी विद इन अ सेकेंड्स आप मैसेज आज की डेट में भेज सकते हैं, एसएमएस कर सकते हो मोबाइल से, है ना। तो ये सारे फैसिलिटी अब हो गए हैं। लेकिन उस समय, एक समय था जब हम छोटे थे, तब ये सारी चीजें थी। तो इसी के ऊपर ये जो लेटर, तो यहाँ पर जो अरविंद कुमार जी हैं, इस जिन्होंने इस पार्ट को लिखा है, अरविंद अरविंद कुमार सिंह, ये बेसिकली आप लोगों को बताना चाहते थे कि पत्र जो होते थे ना, वो किस तरीके से जाते थे और कहाँ से शुरू हुए। और जब ये पत्र किसी के लिए जाते थे, कोई भेजता था, तो ये लेटर भेजने वाले के लिए और रिसीव करने वाले के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता था, उसके लाइफ में उन पत्रों की क्या इंपॉर्टेंस थी। हर पत्रों को हर एक अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए गए, इनके तरीके अलग थे। जैसे सबसे पहले जो लेटर भेजने का सिलसिला शुरू किया था, वो शेरशाह सूरी ने किया था। तो वो अपना जो मैसेज है लेटर में लिख के घोड़े के माध्यम से भिजवाते थे, घोड़ा तेज दौड़ता है, उससे भेजते थे। बाद में ये थोड़ा और एडवांस हुआ, तो कबूतर लेके जाने लगे, है ना, कबूतरों के माध्यम से भेजे जाने लगे। उसके बाद ये जैसे जैसे एडवांस होने लगा इनकी टेक्निक भेजने की, मैसेज भेजने की, फिर कोई मैसेंजर होता था जो लेके जाता था लेटर, कोई आदमी रहता था वो लेके जाता था, फिर घोड़े लेके जाने लगे, फिर चिड़िया लेके जाने लगी। ऐसे करके ये धीरे धीरे इसमें पत्रों की दुनिया में ये विकास होने लगा, है ना। इससे लोगों के समय बच जाते थे और पत्र भी लोगों तक क्या होता था, आसानी से पहुंच जाता था। अब धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते गया और एक समय आया जब पत्रों की दुनिया में एक नया विकास हुआ। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि अरविंद कुमार जी के बारे में, वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ। तो अरविंद कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में हुआ। उनकी जो बेसिक एजुकेशन थी, प्रारंभिक शिक्षा, मेरठ के नगर पालिका विद्यालय में 1943 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। यहाँ उन्होंने मैट्रिक किया। वे अंग्रेजी साहित्य में एमए किए। हिंदी संस्थान आगरा की हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना के अवैतनिक प्रधान संपादक बने। फिर अरविंद जी फिल्म पत्रिका माधुरी और सर्वोत्तम, पहले ही आता था माधुरी,
ठीक है, मैगजीन थी। इसमें सर्वोत्तम रीडर डाइजेस्ट, पहले एक रीडर डाइजेस्ट भी बुक आता था, वो इंग्लिश में आता था, लेकिन जो उसका हिंदी में संस्मरण संस्करण आया, वो किस में आया, वो फर्स्ट संपादक रहे। पत्रकारिता में उनका प्रवेश दिल्ली प्रेस समूह की पत्रिका सरिता से हुआ। कई वर्ष इसी समूह की अंग्रेजी पत्रिका कैरेवान के सहायक संपादक भी रहे। कला, नाटक और फिल्म समीक्षाओं के अतिरिक्त उनकी अनेक फुटकर कविताएं, लेख व कहानियां प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। अब इनकी काव्य अनुवाद वाले जो चीजें थी उनके बारे में जानते हैं। तो काव्य अनुवाद में अगर देखा जाए तो उनके काव्य अनुवाद जो थे ना, शेक्सपियर के जूलियस सीजर के मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए इब्राहिम अल काजी के निर्देशन में हुआ। 1998 में जूलियस सीजर का मंचन किसने किया, स्टेज पर जो ये था वो किसने किया, अरविंद गौड़ के निर्देशन में शेक्सपियर नाटक महोत्सव असम और पृथ्वी थिएटर महोत्सव भारत पर्यावास केंद्र इंडिया हैबिटेट सेंटर में अस्मिता नाट्य संस्था ने किया। अरविंद कुमार ने सिंधु घाटी सभ्यता के पृष्ठभूमि के में इसी नाटक का काव्य रूपांतर भी किया है, जिसका नाम है विक्रम सैंधव। किसका ये रूपांतर है, अस्मिता अस्मिता नाट्य संस्था ने किया। अरविंद कुमार ने सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि में इस नाटक का काव्य रूपांतर किया है। ठीक है, इंडिया हैबिटेट सेंटर। ओके, अब देखो ये पूर्व संपादक किसके रहे, सबसे पहले तो रीडर डाइजेस्ट के थे 1980 से 85 तक, फिर माधुरी के रहे 63 से 78, फिर सहायक संपादन रहे दिल्ली प्रेस समूह 1963 तक। अब यहां से हम हमारा जो चैप्टर है पत्रों की अनूठी दुनिया, इसके बारे में देखते हैं। यहां से हमारा पत्र स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहले लेटर का जो सिलसिला था किसने स्टार्ट किया, शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, शेर शाह सूरी ने सबसे पहले पत्रों का सिलसिला, ये पहले इंसान थे जिन्होंने पत्रों का सिलसिला स्टार्ट किया। ठीक है, ओके। फिर देखो, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो पत्रों ने जो काम किया और जो कर सकते हैं वो आज की कितने भी आधुनिक जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी है वो नहीं कर सकते। पत्र बहुत पहले आते थे। आज भी अगर पत्र किसी के घर में आ जाए, बोले लेटर आया है, खोलो खोलो, तो सबके चेहरे पर क्या होती है, खुशियां आ जाती है ना, कि लेटर आया है। तो ये अलग ही खुशी रहती है। तो उसमें पत्र का वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्रों का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, मतलब किसी के भी घर में लेटर आ जाए वो फीलिंग सभी की एक जैसी रहती है। वाह, किसका लेटर आया, वाह, अरे वाह लेटर आया है, खोले किसका है। हम उसको आगे पीछे देखते हैं, वो हैंड राइटिंग देखते हैं, उस पर कैसे लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है, डेट देखते हैं, कहाँ से आया है, एड्रेस देखते हैं, किसने भेजा है, हमारे लिए कौन सी लाइन लिखी हुई है ना। भले ही उसका नाम अलग अलग हो, अलग अलग लोगों को एड्रेस किया हो, अलग अलग लोगों ने भेजा हो, लेकिन भाव सभी का एक रहता है कि आप कैसे हो। ठीक है, बेसिकली अगर हम किसी को भी लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि आप कैसे हो, आपके साथ अपने बारे में लिखते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, है ना, यही सब रहता है। पत्रों को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है।
पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र तो पत्र ही है, लेकिन उनको अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है वो यहाँ बताया गया। लेकिन भाव यही है, मैंने वही आपसे बताया कि पत्र के भाव एक ही रहेंगे। तुम कैसे हो, हम हमारा ऐसा ऐसा चल रहा है, बच्चे ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है जरूर बताना, घर में सब कैसे, सब यही लिखते हैं। लेकिन भाव एक है, लेकिन किरदार अलग है, लोग अलग अलग हैं। तो पत्रों को पहले के जमाने में मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा जब गांव से जितनी भी चिट्ठियां आती थी उनको सहेज कर रखते थे। और जब उन लोगों के अपने नियर जिनसे भी उनके माता पिता की, मेरे नाना की, दादा दादी की लेटर आते थे, मौसी की आते थे, तो मेरी मम्मी या मेरे पापा भी सब लेटर संभाल के रखते थे। जब उनकी याद आती थी तो वो लेटर निकाल के पढ़ते थे। तो ये क्या था, हमारे इमोशंस उनसे जुड़े हुए थे, जो हमें ये देते थे, प्रेरित करते थे कि हम इन्हें संभाल के सहेज के रखें। अब इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि वो हमें हमारे यादों से जोड़ कर रखते थे, है ना। उनसे हमारी यादें जुड़ी हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन की कला है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। हर एक लोग, कुछ लोग लेटर को बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखते हैं, कुछ एकदम, जैसे अभी कोई बड़ा इंसान रहेगा उम्र का, 20+ रहेगा, उसके लिखने का स्टाइल अलग रहेगा, जो बच्चा रहेगा उसके लिखने का स्टाइल अलग रहेगा, है ना। और जो 30-40 वर्ष से ऊपर लोग रहेंगे, लिखने का तरीका भी अलग रहेगा, उनके भाव वही रहेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे गुड विश रहेंगे, है ना। सामने वालों के लिए बहुत सारे अच्छे आशीर्वाद रहेंगे। हम चाहते हैं तुम इतना आगे बढ़ो, ये करो वो करो, कुछ उनकी जरूरतें होंगी। लेकिन बच्चों की क्या, बच्चों की अलग जरूरतें रहती हैं, अलग कंटेंट रहता है। तो दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। अब ये पत्र है, इस दुनिया में आज भी पत्र जाते हैं, ठीक है, आज भी पत्र जाते हैं। आज भी बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, रेड कलर का लेटर बॉक्स रहता है, ऐसे बना हुआ, और यहाँ पे उसका चाबी ताला लगा रहता है, और यहाँ पर उसमें टाइमिंग लिखा रहता है कि अभी 9:45 लेके गए हैं, तो नेक्स्ट टाइमिंग वो कितने बजे आएंगे। तो नेक्स्ट होता था अगर 10:30, तो जो भी यहाँ पर लेटर पोस्ट करने आता था उसको पता रहता था कि अच्छा अभी तो चला गया है, नेक्स्ट 10:30 बजे आएगा, इसका मतलब पोस्ट मैन जो है वो 10:30 बजे आएगा, तो हमारा लेटर 10:30 बजे निकल जाएगा यहाँ से। तो ऐसे उसके ऊपर लिखा रहता था। मुझे याद है मैं भी जाती थी लेटर पोस्ट करने, और उसमें ताला लगा रहता था, और ये रेड कलर का होता था। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक से डाली जाती हैं। आप देखो, 4.5 करोड़, मतलब 4.5 CR डेली पत्र जाते हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितने अहमियत रखते हैं, कितने इम्पोर्टेंट है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे रनर्स, फिर घोड़े रहे हैं, फिर तेज घोड़े रहे हैं। तो पहले लोग पता है दौड़ के जाते थे लेटर लेके, ठीक है, दौड़ के रनर्स होते थे, हरकारे उन्हें कहा जाता था, तो दौड़ के जाते थे पत्र पत्र इस जगह से दूसरी जगह पहुंचाने। उसके बाद घोड़ों ने उनकी जगह ली, घोड़े और तेज जाते थे। फिर बाद में पहिए आ गए, ठीक है, फिर रेल, फिर इसके बाद में तो कबूतर आए, कबूतरों से जाने लगा, फिर पहिए आए, फिर रेलवे आई, फिर तार आए, टेलीग्राम में भारी बदलाव आया। तो इस तरह से देखो, जो डाक विभाग थी वो कहाँ से कहाँ तक उन लोगों ने प्रोग्रेस किया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन है, वायरलेस है, आगे रडार, और फिर दुनिया बदल रहा है। अब तो मोबाइल फोन आ गया है, आप दुनिया के किसी कोने में रहिए, आप किसी भी कोने में बातें कर सकते हैं। पहले तो पैसे लगते थे, अब तो व्हाट्सएप आ गया है, टेलीग्राम है, तो उससे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसे लगते हैं, लेकिन आपके इंटरनेट के लगते हैं, वो तो बहुत अच्छा ये है, लेकिन वो क्या है, सबको रीजनेबल पड़ता है, इजी पड़ता है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है, ठीक है, तो अब ये एक आर्ट के रूप में आ गया है। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों का सही दिशा
देने में विशेष प्रयास किए गए हैं। अब डाक विभाग जो थी, उन लोगों ने इसके सुधार में देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हर एक तरह के पैसे उनके पास नहीं है। जिसके पास साधन संपन्न है वो तो बहुत आसानी से भेज देते हैं लेटर, लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं है, उनकी जरूरतें अलग हैं। तो जैसे कि अब लेटर आएगा तो उन्हें लोगों के बारे में पता चलेगा। तो इस तरीके से पत्र विभाग ने क्या किया, बहुत सारे उसमें टेक्नोलॉजी नए नए लाए और वो सफल भी हुए। अब पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब आप लोगों देखो हिंदी सब्जेक्ट में पत्र लेखन आता है ना, कि आपको लेटर कैसे लिखना है। लेटर में भी एक आप औपचारिक सीखते हो और एक आप अनौपचारिक सीखते हो। इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। आप लोगों के स्कूल में, किसी स्कूल में 7 मार्क्स का आता है, डिपेंड अपॉन द ग्रेड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, किसी स्कूल में, किसी जूनियर क्लासेस में 5 मार्क्स का रहता है, बड़ी क्लासेस में 7 से 10 मार्क्स का लेटर रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, देखो अभी कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके करिकुलम में भी है ना। भले आप आज के डेट में लोगों को, अपने रिलेटिव्स को पत्र नहीं भेजते, लेकिन ये एक संस्कार है जो सभी को एक संस्कृति है। पत्र पत्र लिखने की संस्कृति है जो कि इस ये मान्यता मिली है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आना चाहिए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई और ये 1972 से स्टार्ट किया गया। सही, अगर यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधन जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो क्या है, बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है और इनके कारणों से पत्र की आवाजाही क्या हुई है, प्रभावित हुई है। अब पत्र को अगर लेटर आप भेज रहे हो तो आपको मैसेज पहुंचने के लिए 3-4 दिन लगेंगे। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, या आपका जिससे आपने लेटर लिखा है वो कहाँ रह रहा है। लेकिन जो मोबाइल वगैरह है, इससे क्या है, वो कहीं भी रहे, उससे आपको नहीं फर्क पड़ता, ना उस इंसान को फर्क पड़ता है। आप विद इन अ सेकेंड उससे बात कर लेते हो और सुविधाएं भी पहुंच जाती हैं। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर ही चल रही है। तो ये जो इतना एडवांसमेंट है वो शहरों में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी लेटर से ही उनकी दुनिया चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी आप ये चले जाओ डाक घर में, पोस्ट ऑफिस में, वहां पर उतनी भीड़ रहती है, उतने ही लोग खड़े हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जहां पर पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनके तह तक जाएं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, पत्रों को बेसब्री से इंतजार न किया हो। मुझे याद है मैंने बहुत सारी ऐसी हिंदी मूवीज देखी है, या गांव में भी मेरी दादी बोलती थी कि दूर से डाकिया आता था ब्राउन ड्रेस में साइकिल पर, तो सभी लोग घर से बाहर आ जाते थे, दरवाजे पे खड़े रहते थे कि उनके घर में लेटर आया होगा। जिसके घर में लेटर आया, मानो उसके घर में तो त्योहार है, ठीक है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उनकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, अब वो बात नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन साधन बढ़ गए हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार इकलौता साधन चिट्ठी था, लेकिन आज तो बहुत अलग अलग साधन है। आज देश में लोगों की कमी नहीं है जो पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर, संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचना अपने आप में एक क्या है, अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था क्लास 7th में, वो नहीं लिखे गए होते। हमें नहीं पता चलता कि उनके बीच में, माँ पिता और पुत्री के बीच में क्या बातचीत हुई। आज तो वो सारे लेटर क्या है, संजो के रखे गए हैं। और
करोड़ों लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती। तो अपना जो लेटर है इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की जो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। अब आप किसी भी म्यूजियम में चले जाइए तो बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे अभी इंदिरा गांधी जी को जो उनके पिता ने लेटर लिखा था, वो आज भी क्या है, संग्रहालय में रखे हुए हैं। उनके ऊपर लेसन है, एज इट इज उसको लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी को, नेहरू जी ने अपनी बेटी को इंग्लिश में लेटर लिखा था इंदिरा जी को, लेकिन उसको ट्रांसलेट किसने किया? प्रेमचंद जी ने किया, और वो उनके ट्रांसलेट किए हुए लेटर सब्जेक्ट में है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है और उससे हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया। दुनिया में तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा क्या है, संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी से पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेज अफसर ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुए थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते हैं, और वो जहां भी रहते हैं वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई नई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी के पास दुनिया देश की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उनके पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब लिख देते थे। ऐसे ही जितने भी हमारे लीडर्स हुए थे, ठीक है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे सुभा अपना जो भी जितने भी लीडर्स हमारे रहे, उन लोगों ने पत्रों का, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी पत्र लिखे। सुषमा स्वराज जी भी थी, वो भी उन्होंने, उनके भी पत्र जो उन्होंने देश के हित में लिखा, वो भी उन्होंने उनके पास होंगे या हमारे कंट्री के पास होंगे। अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों के जवाब देते थे। लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन में तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों पर प्रशस्ति पत्र के से कम नहीं समझते मानते थे, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा के रखा। यह है पत्रों का जादू कि उन्हें महात्मा गांधी ने लेटर लिखा है, तो लोग उसे क्या करते थे, फ्रेम करा देते थे। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के तो 100, सुमित्रानंदन पंत के तो 200 पत्र बच्चन जी के नाम लिखे गए, हरिवंश राय बच्चन जी के नाम। और निराला के पत्र लिखियो हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकों में आपको मिल जाएंगे। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर से नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के द्वारा वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ के पत्र भी बहुत ही प्रेरक है। अब महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच पत्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तत्वों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि लोगों को जुड़ने का ये काम करती है। नाम ही देखो गुडविल है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है, घर तक इसकी पहुंच है। संसार में तमाम उन्नत साधनों के साथ ही चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झुपड़पट्टियों में रह रहे लोग दुर्गम जंगलों में
घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों पर का भी सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है, खतों का, लेटर्स का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों का और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के, जैसे स्पीड पोस्ट भेजना है तो उसमें पैसे कम लगते हैं तो लोग डाकघर जाते हैं, यहाँ पे जाके दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसी तरह बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखे जा सकते हैं। अरविंद कुमार सिंह। तो आज भी लोग गांव में जो रहते हैं, उनके घर में चूल्हे कैसे चलते हैं, मतलब खाना कैसे बनता है जब मनी ऑर्डर से पैसे आता है। आज भी वहां बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है। तो ये जो डाक विभाग है, ये क्या करते हैं, मनी ऑर्डर का भी काम करते हैं। लोग ले आके बैंकों डाकघरों में पैसे दे देते हैं, एड्रेस बता देते हैं, वो वहां पे पैसे पहुंच जाते हैं। जब पैसा मिलता है तब उनका घर चलता है ना। तो उनको जो डाकिया लेके जाता है उनके पैसे उन तक, उनको क्या बोलते हैं, देवदूत, मतलब भगवान का भेजा हुआ डाकिया, उनका दूत है, भगवान का देव दूत है, जिसने हमें पैसे ला के दिए तो हमारा घर चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर आते रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा और आप लोगों ने ये चैप्टर से क्या सीखा। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही सेशन में आते रहिए।